अब हम पहुंचे हैं कोविया गांव में। देखिए ये जो सड़क साहिरा से कुंभलगढ़ जाने वाली रोड पे डिकोड़ा गांव से आगे निकलते ही कोविया चौराहा आता है। कोविया तिराहे से जो है हम इस रोड से होते हुए इधर आए हैं और आगे जो है ये रणकपुर की तरफ जा रही है। रूपण माता मंदिर के पास साहिरा से रणकपुर जाने वाला जो मुख्य सड़क मार्ग है, ये रास्ता उससे जाके जोड़ता है। तो आजकल ज़्यादातर लोग इस सड़क का उपयोग करने लगे हैं। 2014 तक ये मार्ग नहीं था, यहाँ पगडंडी थी। लोगों को जो रणकपुर से कुंभलगढ़ जाना चाहते थे तो रणकपुर से सायरा से फिर बानपुरा और इधर होते हुए जो है लोग ब्राह्मणों का कलवाना बानपुरा होते हुए कुंभलगढ़ जाते थे। लेकिन ये बीच का रोड हो जाने से अब लगभग 15-20 किलोमीटर का जो है दूरी वो कम हो गई है। आप देख सकते हैं ये रणकपुर जा रहा है और इधर ये कोविया गांव के अंदर ये सड़क जा रही है, जहां हम बात करेंगे गांव के लोगों से। बहुत ही ऊंचाई पे है ये जगह और आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ है। पीछे की तरफ मैं कहूँगा पवन से पीछे दिखाए, कई सारे मकान, पुराने मकान हैं, कवेलू पोस्ट मकान हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के ये असली हकदार लोग बैठे हुए हैं। वो हक अभी भी नहीं मिला है, मिलेगा। बहरहाल हम गांव की थोड़ी स्थिति के बारे में कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ विकास के काम हुए हैं और किन कामों की यहाँ पर ज़रूरत है। प्रवेश के साथ ही एक निर्माणाधीन भवन हवेली जो है दिख रही है। ये हवेली बना रहे हैं शैतान सिंह चुंडावत, जो कि कोविया गांव के हैं और आप जो है प्रवासी है, गुजरात के सूरत में व्यापार करते हैं और आज यहाँ आए हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इनसे मुलाकात होगी, बात होगी। और गांव के व्यक्ति को शिक्षित भी होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए और कर्मठ तो होना ही चाहिए। साथ ही निगरानी रखने वाला होना चाहिए। नज़र ऐसी हो कि गांव के हर विकास पर और गांव के विकास के लिए जो कुछ पैसा आता है, जो निर्माण की योजनाएं आती है, उनके ऊपर नज़र रहे और गांव के विकास में जो है पूरी भागीदारी वो निभाएं। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए और ये सारी खूबियाँ कहीं न कहीं शैतान सिंह जी में है। तो आप आइए इनसे बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। कब आना हुआ आपका? मैं कल। हाँ। तो मैं एक वीडियो यहाँ लिंक में दे रहा हूँ, इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और उस विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले मैं गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के प्रवासियों से मिलने के लिए सूरत गया था। तभी मेरी पहली मुलाकात शैतान सिंह जी से वहाँ हुई थी सूरत में और आज हम यहाँ पर वापस मिल रहे हैं। आइए सर, हम बात कर रहे हैं कोविया गाँव की। देखिए हर गाँव का विकास कैसे होता है, आप बेहतर बता सकते हैं कि कोविया गांव सुदूर दुर्गम पहाड़ियों के बीच में, जिस गांव में जाने का कभी कोई रास्ता नहीं, वहां पर विकास कैसे हुआ, इनकी जुबानी जानते हैं। तो शैतान साहब पहले तो बताइए कि गांव जो है अपना कोविया, हमें अच्छा लगा आज यहाँ आकर। लेकिन यहाँ की आप जब पढ़ रहे थे, जब आपका बचपन था, तब यहाँ की स्थितियाँ कैसी थी, थोड़ी बताइए। रास्ते कैसे थे, पानी कहाँ से लाते थे, कैसे आते जाते थे, रास्ते कैसे थे? पहले ऐसा था, यहाँ एकदम रास्ते भी नहीं थे बिल्कुल। यहाँ जैसे कि पार्क्स में हमारा स्कूल ही टिकोड़ा पड़ती थी। यहाँ गांव में स्कूल भी नहीं थी। 1998 में हमारे यहाँ स्कूल 5वीं तक खुली थी। तब भी यहाँ से पैदल ही, मतलब स्कूल में जो टीचर लगे तो वो भी टिकोड़ा से पैदल आते थे। सड़क नहीं थी और उस टाइम बिल्कुल नहीं। यहाँ पानी के गांव में समझो ना आप, 1988 में खाली एक ही हेडपम्प था। कैसे लगा फिर वो गाड़ी कैसे आई होगी यहाँ पे? उस टाइम तो फिर क्या है कि मान लो उस टाइम ऐसा हो गया, मतलब कोई रास्ते वो इधर पास में बाणपुरा खेत से निकाल के लाके उन्होंने वो करवाया। एक ही हेडपम्प था और बाकी यहाँ कुएं थे, 1-1 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। तो बहुत दिक्कत थी उस टाइम। परिवार कितने इस गाँव में? यहाँ हमारे यहाँ जैसे गांव कोविया में रेवेन्यू विलेज गांव है। यहाँ हमारे 2 ही हैं, एक राजपूत ने गमिती है। 200-250 घर तो गमितों के हैं और 25-30 घर हमारे राजपूतों के हैं। उस ज़माने में जब सड़क नहीं थी
तो आप बचपन में किन किन चुनौतियों का सामना करते थे, मतलब क्या दिक्कतें आती थी? दिक्कत तो ये बहुत आती थी। अब स्कूल जाना पड़ता था, तो अमुक 3 किलोमीटर दूरी थी। तो एक तो पहले से पढ़ाई का स्तर घट गया, इतना दूर। ठीक है, बच्चे तो कोई जाते थे, लेकिन जो लड़कियों के मूलभूत वो नहीं भेजते थे। तो साक्षर मतलब उसमें शिक्षा में भी बहुत डाउन रहा। अगर छोटी मोटी अगर उस टाइम अगर स्कूल यहाँ होती तो पढ़ते फिर आगे, तो वो ग्राफ बहुत नीचे चला गया था। यहाँ डिगोड़ा में 8वीं तक पढ़ते थे, फिर यहाँ 8वीं तक ही स्कूल थी डिगोड़ा। फिर ये 8वीं तक पढ़ने के बाद में अगर आगे पढ़ना है, या तो बाणपुरा जाना पड़ता था या फिर सायरा जाना पड़ता। तो आर्थिक बहुत दूरी थी, तो थोड़ा हमारे गांव में वो शिक्षा का भी स्तर थोड़ा, कोई 8वीं करके फिर उन्होंने अपनी अपनी रास्ता संभाला, कहीं कोई सूरत गए नौकरी करने, कोई ऐसा। ज़्यादातर लोग सूरत की तरफ गए। आपको याद आता है इस गांव से पहले कौन सूरत गए, फिर उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग गए? ये सबसे पहले मेरे मेरे पिताजी गए थे वहाँ, वर्धमान वाले अपने वर्धमान एक पेड़ी पड़ती है लाल सिंह जी, उनके पास जाके उन्होंने सर्विस की थी। फिर हमारे गांव से नाथू सिंह जी वो गए थे, उसके साथ साथ में फिर धीरे धीरे सब गए थे। आपने पढ़ाई कहाँ तक की और आप कब गए? मैंने पढ़े 10 तक किए, और मैं 1998 में सूरत गया हूँ। और किसी भी राजनीति पार्टी से कब प्रभावित हुए, क्यों जुड़े, क्या करने का आपने ठाना और फिर क्या क्या कर लिया? ऐसे राजनीतिक का ऐसा मैं नहीं था, मेरा तो एक ही सोचा कि भाई अपन कुछ गांव के लिए करूँ। मतलब आप 10वीं तक पढ़ चुके थे, तब तक यहाँ लाइटें नहीं थी? लाइटें नहीं थी, बिल्कुल लाइटें नहीं थी। लाइटें तो समझो ना आप, ये 2008 में आई है, लाइटें भी नहीं थी। तब ऐसा हमको लगा गया कि भाई अब लाइटें भी नहीं हैं तो गांव बहुत अंधेरे में है। फिर मैंने यहाँ फिर कोई परिचित आदमी होता था, उससे बात करते, भाई हमारे गांव में लाइटें कब आएगी, ऐसा हो, ये करो। कितनी बार फार्म भरते थे, वापस आते वो फाइलें वहीं की वहाँ पड़ी रहती थी। फिर यार मैं क्यों, ऐसा तो अपन नहीं कर सकते, कुछ संघर्ष तो अपन। फिर हमने यहाँ गांव के सबको साथ में लेके फिर हमने आवेदन भी दिया, वो भी दिया। फिर 2008 में फिर हमारे लाइट आई। फिर धीरे धीरे ऐसा मेरे को लगा यार अब इससे जुड़ना पड़ेगा, अब पार्टी जो काम करेगी वो काम नहीं हो। फिर हम धीरे धीरे, मेरे पिताजी भी वो इसमें जुड़े हुए थे, वार्ड पंच भी रहे थे, उन्होंने जैसा था उन्होंने भी अच्छे काम भी करवाए। फिर ऐसा लगा कि नहीं अब कुछ करने के लिए कुछ अपन को भी धीरे धीरे इसमें, फिर उससे जुड़े, करते करते सामाजिक कार्य भी करते हूँ। सामाजिक करते फिर पब्लिक जुड़ी, फिर हम गांव वाले भी साथ मिला, तो धीरे धीरे एक एक काम करके हमारा काम भी हुआ। तो आपने जैसे बताया कि 1988 में तो आपके गांव में पानी आया, हेडपंप लगा। हाँ, तो 2008 में लाइट आई। 2008 में लाइट आई। हाँ। और सड़क 2014 में। सड़क के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। बहुत इंतजार करना पड़ा। तो सड़क क्यों नहीं बन पा रही थी पहले, और फिर आप लोग कैसे करवा पाए? पहले तो क्या मतलब यहाँ रोड अपने जैसे डिकोड़ा से 2 किलोमीटर पड़ते थे, तो फिर पगडंडी था, फिर वो नरेगा के काम चलते थे, वो उतना ही काम होता था, बाइक भी नहीं आ सकती। जैसे बारिश के टाइम में बिल्कुल यहाँ आना भी मुश्किल हो जाता था। फिर धीरे धीरे हमने संघर्ष किया। फिर भाई मान लो गांव एक रेवेन्यू है, प्रधानमंत्री सड़क से भी जुड़ना चाहिए, उससे भी हम वंचित थे। फिर हमने ऊपर तक गए, उनसे उनके बात की, भाई हमारे 1992 से ये गांव रेवेन्यू है, इतनी देर हो रही है। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको उस दायरे में लिया। फिर फिर वन विभाग की भूमि आ रही, वो अड़चन आती थी। ऐसे करके धीरे धीरे संघर्ष करते करते रोड बना। और इसमें हमारे सबसे ज़्यादा हमारे विधायक जी का बहुत इस गांव के विकास के लिए बहुत रहा सहयोग। उन्होंने बिल्कुल बहुत सहयोग करके ये काम करवाए। अभी ये जो यहाँ से हम देख रहे हैं कि रणकपुर जा सकते हैं, सीधे रणकपुर वाले रोड पे मिल सकते हैं आगे जाके, ये सड़क कब बना और इसके लिए क्या संघर्ष करना पड़ा? ये सड़क अभी इसी साल बनी है। यहाँ हमारे जैसे ये गांव 4 भागलों में बटा हुआ है। हमारी जैसे रणकपुर रोड पे एक भागल है गमितों की, वहाँ 85 मकान है। वहाँ से इनको रोज़ गांव आने जाने के लिए तकलीफ पड़ती थी। तो उस टाइम भी हमने ये किया कि भाई ये रोड वहाँ तक पहुँचे, तो भाई उनको भी सुविधा मिले, कि उनके गांव में स्कूल है, बच्चे वहाँ से यहाँ आते, तो उनके लिए भी ये संग्रह। फिर हमने पहले इसको नरेगा में लेके काम करवाया था। तो नरेगा में से बारिश के टाइम नहीं आते, बाकी छोटे मोटे व्हीकल आते थे। फिर अभी वो एमएलए साहब के कोटे से फिर ये रोड डामर बनवाए। वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट का क्षेत्र है, फॉरेस्ट में सड़क बनाना, रास्ता बनाना बहुत टेढ़ी खीर होती है।
तो इसको करने में, इस काम को सैंक्शन कराने में और काम करवाने में कितना चैलेंज है आपको? इसमें ऐसा है कि देखो आप काम होते हैं, कोई पॉसिबल नहीं कि भाई ये काम नहीं होता, लेकिन उसमें आपको संघर्ष और आपको उसके लिए पर्टिकुलर उसके पीछे रहना पड़ेगा, तब जाके काम होंगे। भाई पास हो गया तो फिर वो अड़चनें आएगी, उस अड़चनों के लिए अपन को दौड़ना भी पड़ेगा, ऑफिसों में जाना पड़ेगा, उसकी करना पड़ेगा। ऐसे करके हमने पूरा उसके पीछे आप तो सूरत में रहते हैं, अपना कारोबार भी करते हैं, फिर इधर समय देना पड़ता है? बिल्कुल समय, भाई काम करना ना तो समय देना ही पड़ रहा है। फिर शनिवार को आते थे, 2 दिन अपन गांव के काम के लिए 2 दिन निकाल के गांव के काम करके वापस जाते थे। फिर वापस कोई फ़ोन आ गया कि भाई ये अड़चन आ रही है, तो वापस आते थे। फिर ऐसा करके एक एक काम लिया। इतने काम करवाए और फिर आप चुनाव भी लड़े? हाँ, चुनाव भी लड़ा मैं, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव। एक गांव के विकास के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं इंसान को मिले तो वो खुशहाल जीवन जी सकता है। अब गांव में विकास के काम तो निरंतर चलते रहते हैं। अभी इन दिनों और क्या काम चल रहे हैं जिस पे भी आपने नजर रख रखी है? एक अभी हमारे यहाँ पानी का काम टंकी वाला चल रहा है, जल जीवन मिशन जल मिशन वाला। ये अभी काम लगभग गांव की लाइन पड़ गई है। और दूसरा हमारे एक स्कूल में है, तो एक स्कूल का फील्ड हमने अभी वहाँ करवाए हैं, खेल मैदान। तो उसको थोड़ा डेवलप करने की करना है कि भाई बच्चे के लिए खेलने के लिए अच्छा रहे, वो एक करना है। दूसरा यहाँ एक और भी मेरी है, और मैंने आवेदन भी ऐसे बोला है, ML साहब को भी बोला है, MP साहब को भी बोला है। ये गांव आप देख रहे हो बहुत ऊपर है, यहाँ बारिश बहुत होती है, लेकिन आधा पानी तो मारवाड़ में चला जाता है और आधा पानी इधर जाए। गांव के आजू बाजू न तो कोई नहीं कुछ नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं प्रशासन से भी ये बोला कि भाई यहाँ वन भूमि बहुत वन जीव भी रहते हैं, पानी की तकलीफ है। तो छोटा सा यहाँ का अगर चेक डैम भी बन जावे, एक छोटा सा मान लो एनीकट, बड़ा एक एनीकट भी बन जावे, तो मवेशियों के लिए प्लस ये पशु पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया रहे। मेरा ये प्रयास चल रहा है कि भाई ये काम। आपने अभी जल जीवन मिशन की बात की। हम देख रहे हैं कि गाँवों में पानी की टंकी बना दी गई। पहले तो सड़कों को तोड़ दिया, पंचायतों ने तो सड़कें बनाई सीमेंट की गांव के अंदर, और जल जीवन मिशन के ठेकेदार ने सड़कों को तोड़ा पाइपलाइन डालने के लिए। पाइपलाइन डली नहीं, उससे पहले बाद में टंकी बनी, और मतलब काम इतना अस्त व्यस्त हुआ कि पूरे गांव में स्थितियां जो है बहुत बुरी हो गई। हम जहां जिस गांव में जाते हैं वहां पे हालात अभी ठीक नहीं है। सड़कों को तोड़ दिया गया है, पानी लोगों को अभी तक मिला ही नहीं है। तो इसकी आप कैसे वॉचिंग करते हैं? यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे मैं एक्चुअली देखो, आप पहले से काम करना तो अपन को जागरूक रहना पड़ेगा। मैंने जैसे जल मिशन का जैसे मेरे गांव में काम हुआ, तो मैंने स्टॉप बाई स्टॉप काम करवाया। पहले मैंने उसको बोला, पहले टंकी बनाई उन्होंने। टंकी बनाने के बाद लाइन के हमने एक मैप रोड तैयार किया। भाई आगे जैसे जहाँ CC जो रोड बना हुआ हमारा, पहले पाइप डाल दे और दूसरे दिन उसको पीछे रिपेयरिंग कर ठीक हो। तो मैंने पूरे गांव में आप देख रहे हो मैंने यही करवाया, मतलब ये ऐसे करवाया था। अब पूरा मिस जो अपन साथ में रह के उसको करवाया, तो इसमें थोड़ी जागरूकता अपन को भी रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल शैतान सिंह जी ने क्या किया, इस गांव में ठेकेदार ने जब सड़क को तोड़ा, क्यों तोड़ा? पाइपलाइन डालने के लिए। तो इन्होंने पहले ही उस ठेकेदार को पाबंद कर दिया कि आप तोड़ते जाओगे, पाइपलाइन डालोगे और पीछे का पीछे उसे ठीक भी करते जाओगे, रिपेयर करते। तो इस गांव की ये जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने हाथों हाथ उसको सड़क को ठीक करवा दिया। जबकि प्रशासनिक स्तर पे मैं बात करूं, उपखंड स्तर से 3-4 बार पत्र जारी हो चुके हैं, PWD को लिखा जा चुका है। PWD ने और जो है PhD डिपार्टमेंट ने ठेकेदारों को कई बार पत्र लिखे हैं कि ये जो तोड़ी गई सड़कें हैं इनको ठीक करें, इनकी मरम्मत करें, लेकिन अभी तक कई गांवों में मरम्मत नहीं हो पाई है। 3 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहन जो है गाँव में उनका निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मजावद की, बगडुंदा की, छाली की, कई गांवों की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन कोविया एकमात्र ऐसा गांव है जहां ना SDM को ध्यान देना पड़ा, ना AEN को ध्यान देना पड़ा, ना किसी और को यहाँ आना पड़ा। यहाँ के जागरूक लोगों ने, जिसमें शैतान सिंह जी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इन्होंने ध्यान दिया और हाथों हाथ अपने गांव के काम को सही से करवाया। क्या आप लोगों ने भी ऐसा ध्यान दिया? कब देंगे?
पानी की लगभग व्यवस्था हो रही है, सड़कें आ चुकी है, बिजली भी आ चुकी है। अब क्या-क्या यहाँ पर है जो भविष्य में आप देखते हैं कि यहाँ ज़रूरत है? यहाँ एक तो हमारे थोड़ा स्कूल का ज़रूरत है। यहाँ अभी समझो ना आप स्कूल में एडमिशन लमसम 100-150 है, लेकिन यहाँ क्या कमरे की व्यवस्था कम है। आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है। थोड़े दिन हमने कहीं भाड़े से उसको रखा, अभी स्कूल में गिने, लेकिन ये थोड़ी है। तो अब हमारा ये प्रयास रह रहा है कि भाई एक बार स्कूल में एक आंगनबाड़ी बन जावे, 2-4 कमरे हो जाए तो व्यवस्थित रह जावे। दूसरा यहाँ लगभग पहला गांव आप ऐसा होगा कि यहाँ जितने भी हमारे एसटी के लोग रहते हैं, मूलभूत सुविधा उनके घर, मतलब यहाँ आपको हमारे पूरे देख लो आप, दूर दूर मकान है। मैंने जब ये वो लाइट की जो स्कीम निकली थी, घर घर लाइट पहुँचाने, बहुत अड़चने आई। वन विभाग से हमने लाइन ली, तो मैंने स्वयं 1.5 महीने यहाँ रहा। मैं बोले मेरा एक ही था कि भाई वो लास्ट में अगर मकान है उसको भी लाइट देना। बोले असुविधा, बोले ठेकेदार को भी कहीं आई सुविधा लेने, तो मैंने बोला मेरे व्हीकल से भी थंबे पहुंचा, लेकिन लाइट देना पड़ेगा। तो मैंने एक घर है वहाँ भी हमने लाइट लगभग। फिर आवास में जैसे कि प्रधानमंत्री आवास है, तो मेरे इसी गाँव में चौराहे मकान, मैंने सब पूरे गाँव वाले को, मैंने सबको बुलाए, यहाँ बैठ के ई मित्र वाले, पंचायत वाले सबको बुला के एक एक का हमने फार्म भरवाया। आम आदमी को लाभार्थी को भवन मिला। मैं जब भी आता हूँ तो मेरा ये प्रयास रहता है कि भाई मेरे गांव वाले को ये इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आज सुबह ही आया तो मैंने कृषि वाले को फ़ोन किया, भाई तेरा अभी कृषि में क्या क्या योजना चल रही, तुमने हमारे गाँव वाले मेम्बर को किस किस के कितने फार्म भरे, किस किस को तुमने वो दिया है। ऐसे आता हो तो मैं सुबह 2 घंटा यहाँ ये एक्टिविटी करता हूँ भाई क्या है। अभी मान लो अभी जैसे कि हमारे यहाँ क्या कि एकदम जंगल में है, तो यहाँ काश्तकार भी बहुत दुखी है, क्यों बहुत ये फसल नष्ट कर देते, तो नाइट को वहाँ रुकते। तो इनके लिए अभी वो जैसे कि तारबंदी वाला स्कीम है, तो यहाँ क्या लोगों को वो अभी तक जागरूकता नहीं है, तो उनको लिए बोलता भाई एक जने को एक बार 1-2 को लगा तो इसके पीछे पीछे सब लगवाएंगे। थोड़ी दिक्कत यहाँ भी आती है। यहाँ एसटी बेल्ट में ये भी हो रहा है कि जैसे कि मान लो किसी के म्यूटेशन नहीं खुले आज दिन, अब एक वो भी एक बड़ा इशू रहता है, तो उनको नहीं मिलता था। तो मैंने कल परसों मैं 2-4 दिन पहले, मतलब पहले आया था 1 महीने पहले, तो मैंने यहाँ पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब से इसके बारे में मैं क्यों साहब मेरे एक दिन मेरे गाँव में आप एक कैंप रखो। अब जो मेरे आदिवासी भाई जो वंचित है, मतलब ये म्यूटेशन नहीं खुले हैं, तो आप इनको थोड़ा जागरूक करें, तो ये कागज़ ले इनके म्यूटेशन खोले, तो कम से कम ये इन सुविधा का लाभ तो ले सकें। तो ऐसे कि मैं आता हूँ तो बस थोड़ा प्रयास करता हूँ, जितना होता है उतना करता हूँ भाई। अपन मान लो एक प्रयास करने से सामने वाले को अगर फ़ायदा मिल रहा है तो बस ये प्रयास करें। और शैतान सिंह चुंडावत की तरह और शैतान सिंह चुंडावत बनाने के कितने प्रयास आपने किए? क्योंकि आपके जैसे 150 लोग तो चाहिए इस इलाके में, तो वो भी प्रयास है कि आप अपनी तरह को देखो आप तो बस जानते हो, आप कहीं भी पूछना, मेरा पहला दायित्व ये है, कोई भी अगर रात को मेरे को अगर कोई भी फ़ोन करे या कहीं भी कोई ऐसी है, तो अपन पहले उनका यही प्रयास करते हैं। या हमारे जैसे कि मैं सुना लड़ा भानपुरा से, वार्ड नंबर 1 से, तो वहाँ मैं, मतलब लोगों ने मेरे को वोट दिया, 100 वोट का फैसला रहा था, लेकिन मैं उन लोगों को बोला हूँ भले हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मैं आपको रात को 12 बजे फ़ोन करना, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। वहाँ 3 रोड चल रहे हैं मेरे, प्रयास किया लोगों को साथ में लेके। तो आज जैसे कि एक मामा खेत हैं, वहाँ बहुत लोगों को 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था, तो उनको एक वायदा किया था कि भाई कैसे भी करके आपको ये करवाएंगे। हमारे एक राठौड़ा गुड़ा है वागड़ के अंदर, वहाँ भील बस्ती है, तो वहाँ भी बहुत दिक्कत थी। वहाँ दिक्कत आप ऐसे है कि मैं सुना वाले ने फर्स्ट गया तो गाड़ी नहीं जा रही थी वो बागल में। फिर मैंने प्रयास किया तो PWD वाले को प्लस ML साहब को वहाँ मैंने धराधल वहाँ बुलाया, मेरे को साहब ये स्थिति ये आपको करना पड़ेगा, कैसे भी कुछ भी करो आप। ML साहब ने प्रयास बहुत किया, और ML साहब को मैं धन्यवाद दूँ, और उन्होंने रियल स्थिति देखी और उसी दिन बोला कि ये सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी वो रोड की, और आज वो रोड चालू है। तो ऐसे मतलब पूरा लगभग मेरी यही रहती है कि भाई आप मान लो प्रयास करें, और गांव में हर गांव में जागरूकता रहे, और कहीं भी हो तो अपन प्रयास करते कि उस गांव में काम होवे। तो आपका ये प्रयास जो है अपने इस पूरे सायरा क्षेत्र से युवाओं को अपने साथ जोड़ने का, ये भी आप उपक्रम जारी है? मेरी बात सुनो, आज जैसे कि मैं सामाजिक भी काम करता हूँ, सामाजिक काम से जुड़ा हूँ, उससे तो युवा लगभग मेरे से सब जुड़े हुए हैं, सतीसी कौम वाले। मान लो हर किसी का कोई भी सहयोग सामाजिक काम करते उसके साथ में जुड़ने, अपन यही करते मान लो अच्छा प्रयास करें, और अपने प्रयास से सामने वाला के अच्छा हो जाए। कोई भी जैसे कोई हॉस्पिटल का काम पड़ गया या कोई भी कुछ भी हो गया,
एनी टाइम अपन तैयार रहते हैं। तो चाहे पंचायती राज चुनाव हो, चाहे आगे और भी कई तरह के चुनाव है, तो चुनाव में वापस भाग लेने के इच्छुक हैं आप? बिल्कुल, चुनाव में भाग क्यों नहीं लेंगे साहब? अगर मान लो आपको अगर कुछ करना है तो आपको उस पोस्ट जाना ही पड़ेगा। गांव के लिए करना है या क्षेत्र बातें करना है तो आपको कोई प्लेटफॉर्म जरूरी है, तो इसलिए तो आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। धारा में रहना पड़ेगा। बिल्कुल धारा में रहना पड़ेगा आपको। तो ये थे शैतान सिंह जी चुंडावत, और आपने बताया कि देखिए सोशल इंजीनियरिंग कैसे की जाती है ये भी इनसे सीखा जा सकता है, गांव के विकास में कैसे नज़र बनाए रखनी चाहिए और गांव के विकास में कितना समय देना चाहिए वो इन्होंने बताया, इनसे सीखा जा सकता है। अब हम चलेंगे अगले गांव की ओर, बने रहिए हमारे साथ।